उत्तराखंड में एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन है? शालिनी सिंह, नेहा गुप्ता, प्रिया सिंह, रितु कुशवाहा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा शालिनी सिंह। शालिनी सिंह के बारे में हम लोग बात करें तो सीनियर विंग एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह 67वीं यूपी बटालियन में भर्ती थी। इसमें टोटल अगर हम लोग मेंबर की बात करें 67वीं यूपी बटालियन में, तो टोटल इसमें मेंबर थे 45, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक महिला शामिल थी, एक फीमेल इसमें शामिल थी जिनका नाम था शालिनी सिंह। इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो कोर्स पूरा होता है, ठीक है, इस कोर्स को पूरा करने के लिए कुछ जो भी यहाँ पे इसकी अवधि होती है, यहाँ पे जैसे कि 1 महीने की यहाँ पे अवधि होती है, 1 महीने की यहाँ पे पूरी, ठीक है, कह सकते हैं कि ट्रेनिंग होता है। और इसमें -14 डिग्री सेंटीग्रेड में समझ सकते हैं कि बहुत ही विषम परिस्थितियों में पूरा यहाँ पे ट्रेनिंग करना होता है। उन्होंने अप्रैल 2022 में 1 महीने का पर्वतारोहण कोर्स यहाँ पे शुरू किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, एडवांस माउंटेनिंग जो कोर्स है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको 1 महीने तक यहाँ पे दिया जाता है। इसका मतलब कि देखिए एवरेस्ट की चोटी तक पहुँचना है तो विषम परिस्थितियों में किस तरीके से क्या क्या उपाय करना चाहिए, पूरा उसमें यहाँ पे सिखाया जाता है। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? अहमदनगर, चंद्रपुर, पुणे, नासिक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, अहमदनगर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिनका नाम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में उनकी जयंती पर अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने की घोषणा कर दी है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर। अब थोड़ा अहिल्याबाई के बारे में हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। अहिल्याबाई होलकर, ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक आधुनिक भारत में मराठा साम्राज्य की वंशानुगत, यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, वंशानुगत कुलीन यहाँ पे रानी थी। वंशानुगत कह सकते हैं कि कुलीन रानी थी मराठा साम्राज्य का। अहिल्याबाई होलकर पूरे भारत में मंदिर और सार्वजनिक जो विश्राम गृह के निर्माण के लिए जानी जाती है। इनके द्वारा जो कार्य कराया गया, खासकर मंदिर निर्माण हो गया, मंदिर निर्माण, और उसके साथ साथ सार्वजनिक विश्राम गृह इनके द्वारा बड़ी मात्रा में बनवाया गया। इसके वजह से इनको आज तक याद किया जाता है। हाल ही में यहाँ पे देख पा रहे SECI, सेकी भी इसे बोला जाता है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? आनंद कुमार, अजय कुमार, राजीव कपूर, RK सिंह। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अजय, ठीक है, अजय कुमार। ध्यान रखिएगा, अजय कुमार, अजय, ठीक है, अजय, इनको यादव भी यहाँ पे बोला जाता है, अजय यादव, ठीक है। बिहार कैडर के 2005 बैच के यहाँ पे IAS है यहाँ पे अजय यादव ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ा सेकी के बारे में आप लोग जान लीजिए। सेकी के बारे में अगर इसकी हम लोग बात करें तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक कंपनी है जिसे राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के यहाँ पे सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। इसको यहाँ पे स्थापित किया गया था 9 सितंबर 2011 को, 9 सितंबर 2011 को इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में TCS के CEO के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? रवि कुमार S, के कृतिवासन, राजेश गोपीनाथ, नटराजन चंद्रशेखर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, नटराज चंद्रशेखर। ध्यान रखिएगा, नटराज चंद्रशेखर।
इसमें थोड़ा करेक्शन करने की ज़रूरत है। देखिए नटराज चंद्रशेखर नहीं है, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे के कीर्तिवासन। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, इसको करेक्शन कीजिए। के कीर्तिवासन ने 31 मई 2023 को टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला, अर्थात अब ये यहाँ पे सीईओ बन गए हैं। कीर्तिवासन की बात करें तो अभी तक देखा जाए तो 34 वर्षों से अधिक ये टीसीएस में कार्यरत हैं और अब तक के सबसे उम्रदराज ये सीईओ भी होंगे। ध्यान रखिएगा, के कीर्तिवासन सबसे उम्रदराज सीईओ। टीसीएस की यहाँ पे बात करें तो टीसीएस का नेतृत्व करने वाले कीर्तिवासन 5वें मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। अभी तक यहाँ पे 4 सीईओ निकल चुके हैं, 5वां जो नंबर है के कीर्तिवासन का है। हाल ही में MH-60R, आर का यहाँ पे मतलब होता है रोमियो, ध्यान रखिएगा, रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर यहाँ पे कह सकते हैं। हेलीकॉप्टर ने INS विक्रांत पर पहली लैंडिंग की। किस देश ने भारत को हेलीकॉप्टर दिया था? अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, अमेरिका के द्वारा। भारतीय नौसेना ने MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर के रूप में INS विक्रांत पर उतरकर एक अनूठी उपलब्धि हासिल कर ली। अब इसकी जो कह सकते हैं कि उपयोगिता है, खासकर पनडुब्बी रोधी जो युद्ध निगरानी होता है, शिपिंग रोधी या फिर खोज और बचाव क्षमताओं में यह पूरी तरीके से इसका कार्य लिया जाएगा, सहयोग लिया जाएगा। इसके अगर हम लोग निर्माण की बात करें तो चूँकि यह अमेरिका से आया हुआ है तो एक अमेरिकी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह सभी मौसम में चलने वाला हेलीकॉप्टर है, जिससे अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ मिशनों का समर्थन करने के लिए यहाँ पे डिजाइन किया गया है। कौन सा देश जून में भारतीय ऊर्जा की बड़ी मेजबानी करेगा? भारत, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरीनाम। तो सबसे पहले आप मैप में देखने का प्रयास कीजिए। सूरीनाम साउथ अफ्रीका की एक यहाँ पे देख पा रहे हैं, जस्ट यहीं पे ये कंपनी मौजूद है, सूरीनाम, ठीक है। पड़ोसी देश यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तरफ तो यहाँ पे ब्राज़ील हो गया, इसके अलावा यहीं पे इसके बगल में है यहाँ पे, ठीक है, गुयाना है, गुयाना के बाद इधर भी यहाँ पे, ठीक है, फ्रेंच गुयाना है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्र सूरीनाम विशेष रूप से भारत से ऊर्जा कंपनियों को आकर्षित करने की उम्मीद में 19 से 23 जून के बीच तेल और गैस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। माना जाता है कि सूरीनाम में कम से कम 3 से 4 बिलियन बैरल तेल के भंडार है। जैसे कि विश्व में सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे? यहाँ पे वेनेजुएला में है। तो देख पा रहे हैं सब आसपास ही सब यहाँ पे स्थित है। भारत ने अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों में बढ़ती हुई यहाँ पे रुचि का प्रदर्शन किया है। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का देखा जाए तो लगभग 85% अभी भी ये पूरा आयात करता है, जिसके भारत का ठीक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो पैसा तेल ही में यहाँ पे लग जाता है। और ख़ासकर देखा जाए यूक्रेन में युद्ध के बाद भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाने पर पूरी तरीके से ध्यान दिया हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, कि जितना सारे अल्टरनेट विकल्प मिल जाए, भारत वैसे विकल्प को छोड़ना नहीं चाहता है। नेक्स्ट यहाँ पे माइटी देख पा रहे हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने IRSO पर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। IRSO का पूर्ण नाम यहाँ पे क्या है? IRSO का पूर्ण रूप यहाँ पे क्या है? तो IRSO का पूर्ण रूप है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सिस्टम आउटसोर्सिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सिस्टम आउटसोर्सिंग ने भारत को दुनिया की मरम्मत राजधानी बनाने के लिए कुछ परिवर्तनकारी नीति और प्रक्रिया परिवर्तनों को मान्य करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू की जा रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु में
3 महीने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यह चलाया जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिशन लाइफ को लेके, मिशन लाइफ को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट आह्वान किया था यहाँ पे कि जो IRSO है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सिस्टम आउट जो सोर्सिंग है यहाँ पे, इसके पहले वैश्विक पर्यावरण स्थिरता के लिए गेम चेंजर होगी और पर्यावरण और हमारे ग्रह के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को ये दर्शाता है। ग्लोबल इंडियन यंग साइंटिस्ट रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस की सह मेजबानी किन संगठनों ने की? देख पा रहे हैं यहाँ पे AIA है, यहाँ पे AIIA, इसका मतलब होता है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और विज्ञान भारती। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद संसाधन और आयुष मंत्रालय, भारतीय कृषि परिषद और विजनना भारती। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे A, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और विज्ञान भारती ने संयुक्त रूप से आयोजन किया हुआ था। इसका जो उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन आयुष मंत्रालय के जो सचिव है श्री राजेश कोटेचा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अब इसका जो उद्देश्य है कि एजेंसियों के प्रमुख को जिस्ट पेश करना, एजेंसियों के प्रमुख को जिस्ट पेश करना या फिर चल रहे सहयोग और साझेदारी को प्रदर्शित करना, सहयोग के नए अवसरों की पहचान करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में विविधता, इक्विटी और समावेश पर जोर देना। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 2023 का विषय क्या है? 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन, एंजॉय डेयरी, ड्रिंक मूव बी स्ट्रॉन्ग। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे C, एंजॉय डेयरी। विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को, ध्यान रखिएगा, 1 जून को मनाया जाता है। डेयरी किसान और डेयरी क्षेत्र की सराहना करने और वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए 2001 में खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इस दिवस की स्थापना की गई थी। भारत दुनिया में दूध के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। श्वेत क्रांति के रूप में जाने वाला यहाँ पे, ठीक है, जाना जाने वाला ऑपरेशन फ्लड का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, दूध से संबंधित है। इसके जो यहाँ पे कह सकते हैं कि निर्माण जो करता थे, इनका नाम पूछा जा सकता है। निर्माण जो करता थे डॉक्टर वर्गीज कुरिन, डॉक्टर वर्गीज कुरिन, कुरीज नहीं है, कुरिन है। भारत के लिए नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2050, 2060, 2070, 2080। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा C, 2070। पहले 2050 तक रखा गया था, लेकिन भारत द्वारा सामना की जा रही मौजूदा वास्तविकताओं और बुनियादी ढांचों की सीमाओं को देखते हुए इसे 2070 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया। तो अब 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य के लिए भारत की जो प्रतिबद्धता उड्डयन में अस्थायी प्रथाओं के महत्व की, देश की मान्यता और वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्यों के साथ संरक्षित करने के अपने दृढ़ संकल्प को भी प्रदर्शित करती है। विश्व दुग्ध दिवस वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई है, 3 जून है, 31 मई, 1 जून। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा D, 1 जून को। 1 जून को यहाँ पे मनाया जाता है। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो डेयरी क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करना, यह दूध पर ध्यान केंद्रित करने और स्वस्थ आहार हो गया, जिम्मेदार खाद्य उत्पादन हो गया और सहायक आजीविका और समुदायों में डेयरी के हिस्से के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। 2023 में
2023 में विश्व दुग्ध दिवस पर यह दिखाने पर ध्यान केंद्रित करेगा कि कैसे डेयरी अपने पर्यावरण, बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण पदचिन्ह को कम कर रही है, जबकि पौष्टिक खाद्य पदार्थ और आजीविका भी यहाँ पे प्रदान कर रही है। हिमालयी भूरे बालू के बारे में हिमालयी भूरे भालू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयन भूरा भालू हिमालय के अल्पाइन घास के मैदानों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, हिमालय जो भूरा भालू है, ठीक है, खासकर सुदूर और उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और वो पहाड़ी जो क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, वहीं पे अल्पाइन हो गया, शंकुधारी हो गया, जहाँ पे, ठीक है, लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं या फिर वहाँ पे घास वगैरह की मात्रा बड़ी मात्रा में दिखाई देगी, ठीक है, उन सारे ही जगहों पे आपको दिखाई देगी, पतला पतला लंबा लंबा, ठीक है, जो वृक्ष होता है। वे रात्रिचर होते हैं और उनकी सूंघने की क्षमता तीव्र रूप से विकसित होती है और भोजन खोजने का उनका प्रमुख साधन भी माना जाता है। बिल्कुल ये सही है, ठीक है, करेक्ट है ये भी। हिमालय भालू लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रेड लिस्ट में एक कमजोर प्रजाति के रूप में इसको सूचीबद्ध किया गया, कमजोर प्रजाति के रूप में, ना कि यहाँ पे लुप्त प्राय के रूप में। तो इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, 1 और 2। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा तेलंगाना में। तेलंगाना में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। तेलंगाना का एक जिला है, इस जिले का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है, सिद्धिपेट जिला। सिद्धिपेट जिला में एक जगह का नाम है बुरुगुपल्ली, बुरुगुपल्ली, यहीं पे बनाया जा रहा है। और इसमें जो कंपनी बना रही है उसका नाम है अप्सुजा इंफ्राटेक ने इस प्रोजेक्ट के लिए 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है सिंपली फोर्ज क्रिएशन के साथ करार किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। संरचना की हम लोग बात करें तो इसके जो भीतर है 3 अभयारण्य यहाँ पे बनाया जा रहा है, 3 अभयारण्य बनाया जा रहा है, या फिर आप गर्भ भी कह सकते हैं। वो जैसे कि पहला नाम यहाँ पे हो जाएगा भगवान गणेश को समर्पित मोदक को बनाया जा रहा है, गणेश को समर्पित। उसी तरीके से यहाँ पे शिव के समर्पित के लिए यहाँ पे, ठीक है, शिवालय भी एक बनाया जा रहा है, शिवालय। और देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का घर इस मंदिर के अंदर, ठीक है, जो भी संरचनाएं चल रही है बनाई जाएगी 3D में। यहाँ पे देख पा रहे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड जो मंदिर होगा, ठीक है। अब इसके अंदर की संरचना बनने के बाद और क्रिस्टल क्लियर होके आएगी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? डॉक्टर एस राजू, जनार्दन प्रसाद, मनोज सोनी, प्रवीण सुन। करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, जनार्दन प्रसाद। श्री जनार्दन प्रसाद ने 1 जून को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 52वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला हुआ है। इससे पहले हम लोग बात करें तो कौन थे यहाँ पे, तो एस राजू यहाँ पे दिया है, डॉक्टर एस राजू का यह स्थान लेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। अगर यहाँ पे जनार्दन प्रसाद की यहाँ पे बात करें तो बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के औरंगाबाद जिले से ये बिलोंग करते हैं। पीएम ने 3 जून को निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई हुई है? कोलकाता, असम, ओडिशा, गोवा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को मडगांव रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है।
कहाँ से कहाँ के बीच ये चलेगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुंबई के छत्रपति छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से लेके गोवा के ये जो जगह का नाम दिया है, ठीक है, मडगांव रेलवे स्टेशन के बीच ये चलेगी। तो इस प्रकार से, ठीक है, पर्यटकों के लिए काफ़ी एक अच्छी कनेक्टिविटी है। बहुत कम समय में वे आसानी से मुंबई से गोवा, गोवा से मुंबई ये आ सकते हैं। लगभग देखा जाए दोनों के जो, ठीक है, बीच की दूरी यहाँ पे 7.5 घंटे के आसपास कंप्लीट की जा सकेगी। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जैसे कि अभी उड़ीसा रेलवे जो यहाँ पे हादसा हुआ था, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पे पूरी तरीके से कवच तकनीक को इन सारे ही ट्रेनों में इम्प्लीमेंट किया गया है। तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, थूथुकुडी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, चेन्नई में। मुख्यमंत्री अभी जो कि तमिलनाडु के हैं, M.K. स्टालिन ने 2 जून को यहाँ पे घोषणा की कि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि के नाम पर चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र स्थापित किया जाएगा। और इसके साथ एक और दूसरा भी इम्पोर्टेंट न्यूज है यहाँ पे, GIM ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग जो कि जनवरी 2024 में होगा, इसका भी जो आयोजन है यहाँ पे तमिलनाडु में ही यहाँ पे कराया जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है, कराई जाएगी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 2023 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन का ताज पहना? देवसा, हरेनी लोगन, जयला अवांटगार्डे, रोहन राजा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, देवसा। ध्यान रखिएगा, देवसा 2023 के स्क्रिपल्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियन है। भारतीय अमेरिकी हैं, फ्लोरिडा के रहने वाले 14 वर्षीय जो देवसा है, इन्होंने जो शब्द का सही स्पेलिंग लिखा था उसका नाम है यहाँ पे साम्फोली करके है, ठीक है, साम्फीली भी इसे बोला जाता है। करेक्ट स्पेलिंग इसके लिए लिखा था। इसके लिए उनको पुरस्कार भी दिया गया, 50,000 अमेरिकी यहाँ पे डॉलर पुरस्कार भी इनको दिया गया। नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्पेलिंग के लिए यहाँ पे होता है। देख पा रहे, भारतीय अमेरिकी देव साहब बने स्पेलिंग बी चैंपियन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जून 2023 में कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए 5 योजनाओं की घोषणा की? कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो चुनाव अभी कर्नाटक में हाल ही में संपन्न हुआ है, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो घोषणा किया हुआ था, खासकर जो 5 जो वादा किया था, अभी देखा जाए, ठीक है, तो पहली ही कैबिनेट बैठक में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ये 5 जो कल्याणकारी जो योजना है उसे आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। 5 कल्याणकारी योजना, जैसे नंबर 1 हम लोग बात करें तो गृह ज्योति, ध्यान से देखते चलिए, पूछा जा सकता है। गृह ज्योति के अंतर्गत हर घर को प्रति माह 200 यूनिट मुफ्त बिजली यहाँ पे, ठीक है, दी जाएगी। 200 के बाद से, ठीक है, फिर पैसा वसूला जाएगा। दूसरे नंबर पे है यहाँ पे गृह लक्ष्मी, एक परिवार की प्रत्येक महिला को हर महीने यहाँ पे 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे अन्न भाग्य योजना। इसके तहत जो भी यहाँ पे BPL फैमिली है, BPL हो गया, और अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति यहाँ पे 10 किलो राइस यहाँ पे दी जाएगी, चावल दी जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है यहाँ पे शक्ति, जैसे नाम से ही आपको लग रहा होगा, ठीक है, इसको ऑलरेडी दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। राज्य भर में सामान्य जो सार्वजनिक परिवहन बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, फीमेल के लिए यहाँ पे मुफ्त यात्रा। उसके बाद है यहाँ पे युवा निधि योजना, बेरोजगारी भत्ता, इसमें जो भी बेरोजगार युवा है उनको दिया जाएगा।
पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रशंसित जो लेखक अभय ने नई पुस्तक का यहाँ पे नाम क्या है? पेंगुइन जो प्रकाशन है उसके द्वारा अभय के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? वन अपॉन्स द टाइम इन बिहार, द बुद्धा लैंड, बिहार एंड इट्स पॉलिटिक्स, नालंदा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, नालंदा। ठीक है, पुरस्कार विजेता कवि कह सकते हैं, लेखक कह सकते हैं अभय की जो नई पुस्तक आ रही है जिसका शीर्षक है यहाँ पे नालंदा। ठीक है, अब नालंदा के बारे में इस पुस्तक में सबसे बड़ी खासियत यही है कि नालंदा का शुरुआत माने किस तरीके से यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। आपको याद होगा गुप्त शासकों के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर आगे चल के लगभग, ठीक है, 12वीं शताब्दी तक आते आते किस प्रकार से इसका यहाँ पे विनाश हुआ। फिर से यहाँ पे आज़ादी के बाद से 21वीं शताब्दी के आसपास किस प्रकार से इसका पुनरुत्थान हुआ। तो कुल मिला के इसकी स्थापना, कैसे इसका डिस्ट्रॉय हुआ, कैसे इसका पुनरुत्थान हुआ, पूरा का पूरा इस बुक में, ठीक है, असाधारण कहानी को पूरा ये इंडिकेट करती है। यह किताब अगले साल अक्टूबर 2024 में विंटेज इम्प्रिंट से यहाँ पे रिलीज होने वाली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए। एएसपी स्पोर्ट्स, इसका मतलब होता है एडवांस स्पोर्ट परफॉर्मेंस, द्वारा महिला कबड्डी लीग यूएई के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? दुबई, शारजाह, अबू धाबी, रास अल खैमा। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दुबई। दुनिया में सबसे प्रत्याशित कबड्डी आयोजन में से एक महिला कबड्डी लीग, ठीक है, वुमेन कबड्डी लीग भी इसे बोला जाता है, WKL, इस साल दुबई, ध्यान रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात शहर में आयोजित की जाएगी। यह भारत की पहली महिला कबड्डी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, पहली महिला कबड्डी है। भारत भर की देखा जाए तो 120 महिला कबड्डी खिलाड़ी इस लीग में अपना खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेगी। ठीक है, सभी मैच दुबई के शबाब अल अहली स्पोर्ट्स क्लब में होंगे, जो अपनी उत्कृष्ट खेल सुविधाओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रीमियम हैंडबॉल लीग खेला जाना है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर। कहाँ पे खेला जाना है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, जयपुर में। प्रीमियम हैंडबॉल लीग एक ओलंपिक खेल, ठीक है, हैंडबॉल के खेल के लिए एक फ्रेंचाइजी भारतीय प्रतियोगिता है और इसमें 30 मैच वाले राउंड रोबिन प्रारूप में 6 टीमें एक दूसरे के खिलाफ उतरेगी। इस 18 दिवसीय टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो 10 मैच खेलेगी, ज़्यादा उनको मौका मिलेगा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, हरदीप सिंह पुरी, जो कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। ठीक है, हरदीप सिंह पुरी ने ऋण आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने और उन्हें योजना के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य यही है कि स्ट्रीट वेंडर्स के बीच स्वरोजगार हो गया या फिर यहाँ पे आत्मविश्वास को बहाल करना है। इस योजना ने कोविड-19 प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने का यहाँ पे अधिकार दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य है? चंद्र सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करने के लिए, चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करने के लिए, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे सारा का सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, अर्थात करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का कह सकते हैं कि एक अनुवर्ती मिशन है। चंद्रयान 2 का ही यहाँ पे चंद्रयान जो 3 है अनुवर्ती मिशन है, जो चंद्र सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करता है। इसमें लैंडर और रोवर
कॉन्फ़िगरेशनल शामिल है। इसे श्रीहरिकोटा से, ठीक है, भारत के पूर्वी तट से यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। प्रोलोजल जो मॉड्यूल है यहाँ पे 100 किलोमीटर चंद्र कक्षा तक लैंडर और रोवर को कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पे ले जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, चंद्रयान 3 को यहाँ पे रेडी किया जा रहा है। हाल ही में कफ्यू नेशनल पार्क खबरों में था। यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जाम्बिया, सूडान, यमन, संयुक्त अरब अमीरात। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, जाम्बिया में। हाल ही में शेरों और तेंदुओं ने, शेर हो गया और तेंदुआ ने अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कफ्यू नेशनल पार्क में वापसी की है। कफ्यू नेशनल पार्क की बात करें तो यह, ध्यान रखिएगा, जाम्बिया में, ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित एक देश है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जाम्बिया, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जाम्बिया, जाम्बेजी रिवर का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, जाम्बेजी रिवर का, ठीक है। तो इसका जो कफ्यू जो नाम दिया गया है, कफ्यू जो नाम दिया है, ठीक है, चूँकि यह कफ्यू नदी के नाम पर ही रखा गया है, ठीक है, कफ्यू नदी के नाम पर ही ये रखा गया है, ठीक है, जो इसके विशाल जंगल से होकर बहती है। तो ध्यान रखिएगा, कफ्यू नदी, जाम्बिया, जाम्बेजी रिवर, ठीक है।